फिर मेरे यूट्यूब चैनल अंकित सर शिवा क्लासेस पर। दोस्तों, आज मैं वीडियो के एक चैप्टर के एक नई सीरीज शुरू कर रहा हूँ जो कि कक्षा 9 से ले रहा हूँ। कक्षा 9 में जो भी साइंस में कक्षा 9 के भी बहुत सारे बच्चे हैं जो कि जिनका डिमांड है कि आप कक्षा 9 का भी वीडियो बनाइए। तो आज एक नई सीरीज शुरू कर रहा हूँ कक्षा 9 के विज्ञान की। चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम शुरू करते हैं कि कक्षा 9 के विज्ञान में जो भौतिकी का जो भाग है, क्योंकि हम जानते हैं कि विज्ञान में सारी जो भी मतलब कि भौतिक विज्ञान हो, रसायन विज्ञान हो, जीव विज्ञान हो, सबको एक ही में समावेश कर दिया गया है। तो मैं सबसे पहले भौतिकी में जो आपको पाठ पढ़ने हैं, जो अध्याय पढ़ने हैं उसके बारे में बता रहा हूँ। तो चलिए, सबसे पहले मैं कक्षा 9 की कक्षा 9 की भौतिकी के सिलेबस के बारे में बता रहा हूँ। भौतिकी के पाठ्यक्रम के बारे में बता रहा हूँ। पाठ्यक्रम मतलब सिलेबस। सबसे पहले इसमें आपको एक चैप्टर पढ़ना होगा जिसका नाम होगा मापन। मापन को मेजरमेंट कहा जाता है इंग्लिश में। फिर दूसरा नंबर हमको पढ़ना होगा मापन के बाद कि मापन के बाद पढ़ेंगे हम लोग नंबर में बल को फोर्स कहा जाता है। बल के बाद हम लोग पढ़ेंगे कार्य सामर्थ्य ऊर्जा, कार्य सामर्थ्य एवं ऊर्जा, मतलब कि वर्क, पावर एंड एनर्जी। वर्क, पावर एंड एनर्जी। इसके बाद हम लोग एक और टॉपिक इसमें पढ़ेंगे, ध्वनि क्या होता है। ध्वनि मतलब साउंड। ये हो गया ध्वनि। ये चूंकि हम जो भौतिकी है उसको 2 सेक्शन में बांटा गया है। सेक्शन 1 में मापन, गति, भौतिकी, कार्य सामर्थ्य ऊर्जा और ध्वनि आएगा। और सेक्शन 2 में जो है ऊष्मा के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ऊष्मा के बारे में, हीट के बारे में पढ़ेंगे। इसको चूंकि पढ़ेंगे बाद में, इसलिए इसको मैं बाद में बताऊंगा, अगले वीडियो में बताऊंगा। सबसे पहले हम लोग मापन को शुरू करेंगे कि मापन क्या होता है। मापन क्या होता है? सीधे सीधे शब्दों में हम लोग मापन का मतलब समझ ही गए होंगे कि मापना होता है। लेकिन इसका परिभाषा यह कह सकते हैं कि सिंपल शब्दों में यदि कोई पूछ दे कि मापन किसे कहते हैं तो क्या कहेंगे? तो साधारण शब्दों में हम कहेंगे कि किसी भी वस्तु विशेष की मात्रा को पता लगाने की जो प्रक्रिया होती है उसे मापन कहते हैं। किसी भी वस्तु विशेष की मात्रा को पता लगाने की प्रक्रिया को मापन कहते हैं। जैसे यदि कोई भी वस्तु विशेष हो, जैसे मान लीजिए कि कोई भी किसी वस्तु की लंबाई हो, यदि मेरे को इसकी मात्रा का पता लगाना है कि ये कितनी है, तो इसको हमको क्या करना पड़ेगा? नापना पड़ेगा। मापने के बाद जो हमको पता चलेगा वो हो जाएगा माप, मतलब कि मापन। मात्रा को पता लगाने की जो प्रक्रिया होती है उसे मापन कहते हैं। लंबाई को पता लगाया जा सकता है, द्रव्यमान को पता लगाया जा सकता है, किसी भी वस्तु का वजन के बारे में पता लगाया जा सकता है, समय को पता लगाया जा सकता है कि कितने देर समय को भी मापा जा सकता है। फिर उसके बाद कोई वस्तु कितनी गर्म है या कितनी ठंडी है उसको पता लगाया जा सकता है।
उसके बाद यदि कोई तार है, उसमें यदि कोई धारा बह रही है, कोई भी विद्युत धारा बह रही है, वो कितनी बह रही है इसका भी पता लगाया जा सकता है। और उसके बाद कोई भी पदार्थ कितने कितने अणुओं से मिलकर बना है इसका भी पता लगाया जा सकता है। तो कहने का मतलब है कि मापन जो होता है हर जगह हर तरीके से अलग अलग तरीके से होता है। तो सभी इसीलिए हम लोग शुरू करेंगे कि किन किन चीजों को मापा जाता है। सबसे पहले हम लोग मापने के लिए बहुत सारी चीजें होती है जो मापा जाता है, लेकिन उनको दो श्रेणियों में बांटा गया है। जो भी वस्तु विशेष जिनको मापा जाता है उनको दो श्रेणियों में बांटा गया है। पहले श्रेणी में रखते हैं मूल राशियों को, और दूसरे श्रेणी में रखते हैं हम लोग व्युत्पन्न राशियों को। मतलब जो होती है राशियां का मतलब क्वांटिटी, किसी वस्तु की मात्रा। मात्रा जो होती है दो प्रकार की होती है, जिसे हम लोग एक को मूल राशि कहते हैं, दूसरे को व्युत्पन्न राशि कहते हैं। राशियां कहते हैं क्योंकि बहुत सारी होती है, इसलिए हम लोग इसे यहाँ के पदों में जानेंगे। तो कहने का मतलब है कि अब ये मूल राशि क्या होती है, व्युत्पन्न राशि क्या होती है, इसको समझने के लिए इसके परिभाषा पर चलते हैं। मूल राशियां क्या होती हैं इसको मैं बता रहा हूँ। मूल राशियों का परिभाषा ये है कि वे राशियां जो एक दूसरे से स्वतंत्र होती हैं। अभी भी नहीं समझ में आया होगा कि स्वतंत्र का क्या मतलब है, तो मैं आपको पहले लिख दूं, उसके बाद समझाऊंगा कि स्वतंत्र का क्या क्या मतलब है। सबसे पहले होता है मूल राशियों में, मूल राशियां 7 होती हैं। 7 में सबसे पहला होता है लंबाई, फिर होता है उसके बाद द्रव्यमान, फिर उसके बाद होता है समय, फिर उसके बाद होता है ताप, फिर इसके बाद होता है विद्युत धारा, फिर उसके बाद होता है ज्योति तीव्रता, फिर उसके बाद होता है पदार्थ की मात्रा, पदार्थ की आणविक मात्रा। व्युत्पन्न राशियों में हम ले सकते हैं चाल, वेग, त्वरण, बल, कार्य, सामर्थ्य इत्यादि। दोस्तों इन दोनों को लिखने पर मैं आपको एक चीज देखने में आ रही है कि यहाँ पर मैं लिखते लिखते गया हूं और 7वें पर जाने के बाद मैंने इत्यादि नहीं लिखा है, और यहाँ पर व्युत्पन्न राशियों के नीचे जाने के बाद मैंने यहाँ इत्यादि लिखा है। इससे सीधे सीधे स्पष्ट होता है कि ये जो राशियां मैंने लिखा है ये मूल राशियां होती हैं और इनकी संख्या 7 ही होती है, 7 से अधिक या कम नहीं होती है। लेकिन व्युत्पन्न राशियों की संख्या को दर्शाया नहीं जा सकता है। इन राशियों के अलावा दो राशियां और हैं, इन राशियों के अलावा दो और राशियां हैं जिनको पूरक राशियां कहते हैं। उनको यदि हम लोग छोड़ दें, पूरक राशियां कहते हैं। और वो जो पूरक राशियां होती हैं वो पहला तो होता है कोण होता है, और दूसरा जो होता है घनकोण होता है। कहने का मतलब ये है कि मूल राशियां और पूरक राशियों को छोड़ दें तो इन राशियों के अलावा जितनी भी राशियां होती हैं संसार में, जितनी भी राशियां हैं सबको व्युत्पन्न राशियों की श्रेणी में रखा जाएगा। अब सबसे कभी से मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि मूल राशियां और व्युत्पन्न राशियों में क्या अंतर है। मूल राशियां और पूरक राशियां, कहने का मतलब पूरक राशियां 2 ही प्रकार की होती हैं, लेकिन मूल राशियां 7 प्रकार की होती हैं। मूल राशियों में लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता और पदार्थ की आणविक मात्रा होती है। और व्युत्पन्न राशियों की संख्या, इनके अलावा जितनी भी राशियां होती हैं सभी व्युत्पन्न राशियां होती हैं। इनकी जो परिभाषा होती है, कहते हैं कि वे राशियां जो एक दूसरे से स्वतंत्र होती हैं मूल राशियां कहलाती है। स्वतंत्र का क्या मतलब होता है कि वो खुला है, उसके अंदर वो एक दूसरे किसी पर निर्भर नहीं कर रहा है। एक दूसरे पर निर्भर न करने का मतलब यदि हम लोग चाल से ही पता लगाएं तो चाल की जो परिभाषा होती है वो होती है दूरी बटा समय। दूरी को लंबाई भी कहा जाता है और समय। तो हम लोग देखेंगे कि ये चाल जो है लंबाई और समय से मिलकर बना है। चाल जो है लंबाई और समय से मिलकर बना है। यदि लंबाई नहीं होता तो चाल का कोई मतलब नहीं था, यदि आज समय केवल नहीं होता तो चाल का कोई मतलब नहीं था। इसका मतलब लंबाई और समय में
लंबाई नहीं, लंबाई और समय मिलकर चाल का निर्माण की है। उसी प्रकार यदि वेग की बात करें तो हम लोग कह सकते हैं चाल और वेग एक ही जैसा होता है। वेग का मतलब होता है वेग विस्थापन बटा समय। वेग का जो फार्मूला होता है वो विस्थापन बटा समय, समय जो होता है वो दूरी जैसा ही, लंबाई जैसा ही होता है। कहने का मतलब है कि ये भी लंबाई और समय से मिलकर बना है। ये यदि एक दूसरे से जुड़ी हुई है तभी चाल है। इसका मतलब है कि ये स्वतंत्र नहीं है, ये एक दूसरे से बधी हुई है, ये परतंत्र है। लेकिन लंबाई किसी भी अलग दूसरी राशि से मिलकर नहीं बनी है। द्रव्यमान अकेले है, ये किसी भी राशि से मिलकर नहीं बनी है। समय भी अकेले है, वैसा ही ताप भी अकेले है, ये अकेले है, इसीलिए इसको स्वतंत्र कहा जाता है। और स्वतंत्र होने के कारण इनको मूल राशियों की श्रेणी में रखा जाता है। और इन्हीं सातों मूल राशियों की सहायता से जितनी भी ये राशियां हैं इन सब का निर्माण हुआ है। तो हम लोग मूल राशियां कह सकते हैं कि वे राशियां जो एक दूसरे से स्वतंत्र होती हैं उन्हें मूल राशियां कहते हैं। और वे राशियां जो मूल राशियों की सहायता से प्राप्त होती हैं, मूल राशियों की सहायता माने इनको लेना ही पड़ेगा। व्युत्पन्न राशियों को बनाने के लिए इनमें से दो या दो से अधिक राशियों को लेना ही पड़ेगा। इसीलिए मूल राशियों की सहायता से जो राशियां बनाई जाती हैं उन्हें व्युत्पन्न राशियां कहते हैं। ठीक है, इसके बाद चलिए अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कि ये लंबाई क्या होता है, द्रव्यमान क्या होता है, समय क्या होता है, ताप क्या होता है। एक एक करके सभी राशियों को पढ़ेंगे। आशा है कि आपको ये वीडियो पसंद आया है। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, वीडियो को लाइक भी करें। धन्यवाद।